नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है, जहां पर आरबीआई ने रेपो रेट को 25 पैसे कम किया है। अब आरबीआई ने तो अपनी रेपो रेट को कम कर दिया, लेकिन इस रेपो रेट को कम करने का आपको और मुझे यानी कि एक नॉर्मल सिटीजन को क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आपने बैंक से कोई लोन ले रखे हैं तो आपका लोन कितना सस्ता होने वाला है। अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट्स पहले से करवा रखी हैं तो क्या उसका भी ब्याज यहां पर कम होने वाला है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पिछले एक महीने के अंदर अंदर मिडिल क्लास को ये सेकंड बड़ा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इससे पहले क्या था कि नई टैक्स स्लैब्स को अनाउंस किया गया था। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अगर कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उसको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले ये लिमिट थी 7 लाख रुपए, तो ऑलमोस्ट डबल कर दी गई है ये लिमिट। तो वहां पर आप टैक्स का काफी पैसा बचा पाएंगे। उसके साथ साथ ये सेकंड रिलीफ है। ये जो रेपो रेट है ये कम हुई है, इससे आपको फायदा ये होने वाला है। सबसे पहले तो आपके जो लोन्स हैं उसका इंटरेस्ट रेट सस्ता होने वाला है। ये वाली जो मीटिंग थी ये 2025 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग थी। ये मीटिंग जो होती है हर 2 महीनों में एक बार होती है। अभी वर्तमान में गवर्नर्स की बात करें तो श्री संजय मल्होत्रा जी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। इनकी चेयरमैनशिप में ये पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग थी। इससे पिछली जो मीटिंग हुई थी उसकी चेयरमैनशिप थी श्री शक्तिकांता दास की, जो कि दिसंबर 10, 2024 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। अभी दिसंबर 11, 2024 से संजय मल्होत्रा जी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। एक बार ये समझ लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस तरीके से काम करती है। हर 2 महीने में इनकी एक बार मीटिंग होती है। ये एक 6 मेंबर कमेटी है। 6 मेंबर कमेटी में क्या होता है, 3 मेंबर तो आपके यहाँ पर रहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और 3 मेंबर रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और जो भी निर्णय यहाँ पर लिया जाता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी से लिया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक वोटिंग होती है और जिस तरफ वोट ज्यादा होते हैं वही डिसीजन फाइनल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रेपो रेट की ही बात कर ले, मान लीजिए रेपो पर वोटिंग शुरू हुई। 4 लोग कह रहे हैं कि रेपो रेट कम होना चाहिए, 2 कह रहे हैं कि रेपो रेट कम नहीं होना चाहिए। तो उस केस में मेजोरिटी 4 लोगों वाली हो गई, तो यहां पर रेपो रेट को कम किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक 6 मेंबर कमेटी है। हो सकता है कुछ डिसीजंस में टाई भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 3 लोग बोले कि रेपो रेट कम नहीं होना चाहिए, 3 लोग बोले कि नहीं रेपो रेट कम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फाइनल डिसीजन जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का होता है, क्योंकि यही आरबीआई गवर्नर जो होता है इस मीटिंग का चेयरमैन होता है। अभी इस मीटिंग में क्या हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 25 पैसे कम कर दिया है। इससे पहले ये रेपो रेट थी 6.50%, अब इसको कर दिया गया है 6.25%। अब ये कम करने वाला डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को कम किया है। 2020 से लेकर अब यहां पर 2025 चल रहा है, तो 5 सालों में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस रेपो रेट को चेंज किया है। इसके साथ साथ जीडीपी का भी फोरकास्ट किया जाता है इसी मीटिंग के माध्यम से। तो जीडीपी का फोरकास्ट जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रखा गया है 6.7%। अब एक बार समझ लेते हैं कि रेपो रेट चलो मान लिया कम हो गई, लेकिन आपको और मुझे हमारे डे टू डे लाइफ पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना है कि रेपो रेट होती क्या है। रेपो रेट में क्या होता है, बैंक्स जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ पैसा उधार लेते हैं आपको आगे लैंड करने के लिए, आपको आगे लोन देने के लिए। तो अब रेपो रेट चूंकि कम हो चुकी है तो बैंकों को ये लोन पहले से ज्यादा सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। पहले बैंक जो है आरबीआई से पैसा उठाते थे 6.5% की दर पे, अब वो उठाएंगे 6.25% की दर से। तो 25 पैसे बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा। अब मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि हमेशा से होता आया है, ये 25 पैसे का जो बेनिफिट है ये बैंक्स जो है आपको पास ऑन करेंगे। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बैंक लोन आप पर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। मान लीजिए मैंने एक होम लोन लिया, तो होम लोन पर मेरे को अगर 9% इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, तो ये बेसिकली होता क्या है, यहां पर एक लैंडिंग रेट होता है, बेसिक लैंडिंग रेट EBLR, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। ये होता है प्लस इस पे एक रिस्क प्रीमियम होता है। इन दोनों को मिलाकर ही इंटरेस्ट रेट आपका बनाया जाता है। तो मान लीजिए जो EBLR है ये 8.5% है, बैंक ने इसको डिसाइड कर दिया है, प्लस रिस्क प्रीमियम जो है आधा पैसे है, तो मेरे को टोटल 9% रेट लग रहा है। ये EBLR जो होता है ये डायरेक्टली बैंक्स लिंक करके रखते हैं हमारी रेपो रेट से। अब मान लीजिए कि ये जो रेपो रेट 25 पैसे कम हो गई है, तो EBLR भी 25 पैसे कम हो जाएगी। पहले EBLR जैसे 8.50% थी, अब EBLR हो जाएगी 8.25%। ये प्लस ये रिस्क प्रीमियम सेम रहेगा 0.50%। तो जो लोन मेरे को पहले 9% पे मिल रहा था, अब ये लोन मेरे को मिलेगा 8.75% पे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा
कि होम लोन पर जो मैक्सिमम पैसा हम रीपे करते हैं वो ब्याज की फॉर्म में करते हैं। अब ब्याज कम हो जाएगा तो हमारी जो ईएमआई है, इंस्टॉलमेंट है, उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी ईएमआई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हालांकि हम लोग अगर बैंक को सेम ईएमआई पे करते रहते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जहां मेरा लोन पहले 25 साल में पे होना था वो अब 25 साल से कुछ समय पहले ही बंद हो जाएगा, क्योंकि जो ओवरऑल ब्याज को कैलकुलेशन करके बैंक ने इंस्टॉलमेंट पहले मेरे को बना के दी थी, अब वो ब्याज पहले की तुलना में कम लग रहा है। तो आप समझ चुके होंगे, अब जैसे ही EBLR रिड्यूस होगी तो आपके जो लोन है वो पहले की तुलना में सस्ते हो जाएंगे। अब लोन सस्ते हो जाएंगे और अगर आप कम EMI पे करेंगे तो गवर्नमेंट का यहां पर यह कहना है कि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो एकदम से इंक्रीज हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? सपोज मैं 30,000 रुपए की EMI भर रहा हूं, एक आदमी की बात कर रहा हूं, और अगर इस इंपैक्ट की वजह से मेरी EMI अब 29,000 हो गई है तो मेरे पास ये 1,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 1,000 रुपए जब मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा, इसका मैं क्या करूंगा? दो ही चीजें कर सकता हूं, या तो मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा या फिर मैं इसको स्पेंड करूंगा, खर्च कर दूंगा कहीं और। अगर मैं इसको इन्वेस्ट करता हूं तो कहां इन्वेस्ट करूंगा? मोस्ट प्रोबेबली बैंक्स में FD बनाऊंगा या शेयर मार्केट में ये मेरा पैसा जाएगा, तो वहां पर मार्केट को अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है अगर मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करता हूं। दूसरी चीज, अगर मैं इसको स्पेंड करता हूं, खर्च करता हूं, तो उस केस में क्या होगा? ये पैसा मैं खर्च करके कुछ ना कुछ सामान खरीदूंगा। मान लीजिए कुछ ऐसी आइटम मैंने खरीद ली, घर की कोई आइटम, तो उससे जुड़ी हुई जो भी कंपनी है उसको बेनिफिट होगा, उसका प्रॉफिट अब पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने कंज्यूमर ने पहले से ज्यादा कुछ खरीदा है। उनकी सेल्स बढ़ेगी, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका भी इंपैक्ट बाद में सीधा शेयर मार्केट पे आएगा। आप इसको किसी दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अगर मैं ज्यादा स्पेंड करूंगा तो हम लोग मार्केट से जो भी चीज खरीदते हैं उस पर हमें GST पे करना पड़ता है या कोई दूसरे तरह का टैक्स पे करना पड़ता है। तो जब मैं 1,000 रुपए स्पेंड करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली उस पर हो सकता है 5% से लेकर 18% के बीच में कोई भी टैक्स भी इंक्लूडेड हो, तो वो टैक्स भी है घूम के वापिस से गवर्नमेंट के पास ही जाने वाला है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए इस रेट कट को अनाउंस किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी पैसे की वजह से तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, देन डेफिनेटली इन्फ्लेशन पर इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन इन्फ्लेशन के मामले में गवर्नमेंट का यह कहना है कि इन्फ्लेशन अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में है, और रिटेल इन्फ्लेशन की पर्टिकुलरली यहां पर बात की गई है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका एस्टिमेट किया गया है, इसकी प्रोजेक्शन रखी गई है 4.2% की। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन जो है 4% ±2% रहनी चाहिए, यानी कि 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए, और ये इसी रेंज में आगे फ्यूचर में भी दिखाई दे रही है। हालांकि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 24-25, वहां पर ये फोरकास्ट सेम ही रहने वाला है, जैसा कि पहले एस्टिमेट था, ये 4.8% ही रहने वाला है। इसके बाद इस मीटिंग में एक GDP फोरकास्ट के बारे में भी बात की जाती है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए GDP ग्रोथ जो है वो 6.7% एस्टिमेट की गई है। हालांकि अभी कुछ समय पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था, बजट से जस्ट पहले, एक दिन पहले, तो उसमें भी इस ग्रोथ रेट को 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया था अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। हालांकि पिछले कुछ समय से इकोनॉमी में कुछ स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से करंट फाइनेंशियल ईयर जो है 2024-25, इसका जो एस्टिमेट है वही 6.4% रखा गया है, जो कि पहले भी यही अनुमान लगाया गया था। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 सालों में ये GDP ग्रोथ सबसे कम रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इसको मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से प्रभावित करती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक आम आदमी पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर हमारे कंटेंट के लिए आप हमें और हमारी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।